होने का मतलब है कि जब हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे जो ईजे मैकार्थी ने जो 4 पीस का जिक्र किया है, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, इसके अलावा देयर आर एडिशनल 3 पीस जिसको कि सर्विसेज मार्केटिंग में इंक्लूड किया गया है। मतलब सर्विसेज एज अ फील्ड ऑफ स्टडी हमने माना कि वो एक डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी है बिकॉज उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो जब कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, फील्ड ऑफ स्टडी अलग है, तो ऑब्वियसली मार्केटिंग मिक्स भी एक जैसा नहीं होगा। There were some extension. So what were these extension? Let's see into this PPT. So अगर आप सर्विस मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं तो सर्विस मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन के अलावा देर आर एडिशनल 3 पीस जिसको कि हम कहते हैं फिजिकल एविडेंस, पीपल एंड प्रोसेस। तो सर्विस मार्केटिंग में ये सारे पीस होते हैं। 4 पी आपके पहले के पीस जो कि क्योंकि सर्विसेज प्रोडक्ट का एक हिस्सा ही होती है, आप एकदम डिफरेंशिएट नहीं करवा सकते सर्विसेज को और प्रोडक्ट को। कुछ डिग्री ऑफ एविडेंस जरूर होता है प्रोडक्ट में सर्विसेज का और सर्विसेज में प्रोडक्ट का। लेकिन अगर आप सर्विसेज एज अ फील्ड ऑफ स्टडी अगर आप देखें और एक सर्विस ओरिएंटेड फर्म है आप, तो वहां पे आपको अगर जब अपनी मार्केटिंग मिक्स को डिजाइन करना है तो वहां पे आपका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा आपकी सर्विसेज, आपका जो प्लेस होगा मतलब हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट योर सर्विस, हाउ यू गिव रेंडर सर्विसेज टू योर कस्टमर्स, आप अपने सर्विसेज की प्राइसिंग कैसे करते हैं, आप अपने सर्विसेज को प्रमोट कैसे करते हैं, और इसके अलावा क्या सर्विसेज में आपके पास फिजिकल एविडेंसेस हैं, टैंजिबल क्यूज है जो आप यूज करते हैं, कौन से पीपल इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एंड व्हाट आर द प्रोसेस दैट मेक अ प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम सर्विसेज और सर्विसेज डिफरेंट फ्रॉम अ प्रोडक्ट। तो लेट्स सी कि सर्विसेज के मार्केटिंग मिक्स कैसे डिफरेंट है प्रोडक्ट के मार्केटिंग मिक्स से। तो लेट्स सी फर्स्ट सर्विसेज एज प्रोडक्ट। जब आप सर्विसेज को एज प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हैं तो जस्ट बिकॉज वी ऑल नो कि सर्विसेज इंटैंजिबल होते हैं, इनसेपरेबल भी होते हैं, ट्रिजीनियस भी होते हैं और आप उसको स्टोर भी नहीं कर सकते कहीं पे, तो ये एक प्रोडक्ट ही है लेकिन फिर भी इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो जस्ट बिकॉज द कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी वेरी डिफरेंट, तो ये एक अपने आप में सर्विसेज एज अ प्रोडक्ट आपको बहुत सारा चैलेंज प्रेजेंट करता है। तो सर्विसेज एज अ प्रोडक्ट रिप्रेजेंट अ वाइड रेंज ऑफ intangible प्रोडक्ट ऑफरिंग that customer value and pay for in the marketplace। लेकिन फिर भी इसके लिए ये जो सर्विसेज हैं इनटैंजिबल होते हुए भी, इनसेपरेबल होते हुए भी लोग उसके लिए पे करते हैं और उसको वैल्यू फॉर मनी माना जाता है, उसको वैल्यूएबल माना जाता है और उसके लिए कस्टमर्स पे करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल अगर ले लो तो टीचिंग हो गया, कंसल्टिंग हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया, स्पा कराने जा रहे हैं आप, ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं आप, होटल में रह रहे हैं, ये सब सर्विसेज ही तो है। लेकिन अगर आप उसको टैंजिबली देखें तो टैंजिबल आप उसमें बहुत कम ही चीजें पाएंगे। अगर आप उसमें कुछ समझते हैं कि नहीं उसमें कुछ टैंजिबल है तो वो उसका बस एक फिजिकल एविडेंस है और कुछ भी नहीं होता। तो सर्विसेज इनटैंजिबल इन नेचर होती है फिर भी उनकी वैल्यू होती है और लोग उसके लिए पे करते हैं, इसलिए सर्विसेज को प्रोडक्ट के बराबर ही माना जाता है और सर्विसेज एज प्रोडक्ट ही वैल्यूएबल है और उसके लिए अपना एक मार्केट प्लेस होता है। तो सर्विसेज जब भी ऑफर की जाती हैं इट कैन बी बंडल ऑफ एक्टिविटीज, और जो बंडल ऑफ एक्टिविटीज में जो बेसिक बेनिफिट्स होते हैं, जो बेसिक चीजें आपको मिल रही हैं उनको हम कोर सर्विस कहते हैं और उसके साथ में जो अलाइड सर्विसेज मिलती है उसको हम सप्लीमेंट्री सर्विसेज कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक होटल में गए, तो होटल में रहना रुकना वहां पे वो दैट इज योर कोर सर्विस, लेकिन एक बिलिंग भी जो कर रहा है वो भी तो एक सर्विस है, तो दैट बिकम्स अ सप्लीमेंट्री सर्विस। तो सर्विसेज एज प्रोडक्ट प्रोडक्ट से थोड़े डिफरेंट होते हैं। उसके बाद अगर आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस देखेंगे तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज जब भी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं मतलब हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे बनाएं। तो प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट को अपने मैन्युफैक्चरर, आप एज अ मैन्युफैक्चरर अपने होलसेलर को दे दिया, होलसेलर फिर उसको अपने पास स्टोर करता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करके रिटेलर को दे देता है, रिटेलर उसी प्रोडक्ट को स्टोर करता है और फिर जब भी उसके पास डिमांड आती है, कस्टमर्स आते हैं तो उसको फिर वो कस्टमर्स को दे देता है। तो इस तरह से एक वैल्यू चेन चलता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन रहता है वहां पे। लेकिन सर्विसेज के केस में सर्विस डिलीवरी करना एक डिफरेंट चैलेंज है, एक डिफरेंट टाइप का इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज होते हैं
ये यहाँ जो डिसीजन होता है वो बेसिकली होता है कि क्या सर्विसेज को हम एंड यूजर को डायरेक्ट दे दें, मतलब सर्विसेज टू एंड यूजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू डिफरेंट फर्म्स। क्या हम दूसरे फर्म्स का इस्तेमाल करके सर्विसेज दी, जिसको कि हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में फ्रेंचाइजी कहते हैं। तो जस्ट बिकॉज सर्विसेज इनटैंजिबल नेचर में होते हैं, तो उनका क्या होता है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होलसेलर रिटेलर वैसा नहीं बना सकते। तो इधर सर्विसेज को हम डायरेक्टली अपने कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, या फिर हम उसके लिए डिफरेंट फर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट कंपनीज का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि हम फ्रेंचाइज कहते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जांपल ले लीजिए किसी स्पा का, जैसे सपोज लैक्मे, तो लैक्मे एज अ ब्रांड, लैक्मे एज अ स्पा, अगर वो उसके खुद के डायरेक्ट स्टोर्स भी होते हैं और उसके फ्रेंचाइजी स्टोर्स भी होते हैं, जिसमें लोगों को उसी तरह से ट्रेन किया जाता है जैसे कि उनके अपने खुद के जो स्टोर्स होते हैं उसमें वो लोगों को ट्रेन करते हैं। तो यहाँ पे जो चीजें ध्यान में रखने की होती है कि कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हम फैलाएं एज अ सर्विस फर्म, मतलब हमारे नंबर ऑफ आउटलेट्स कितने हो। क्योंकि अगर हमारे नंबर ऑफ आउटलेट्स बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा लोगों को अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ट्रेन नहीं कर पाएंगे, और अगर हम ट्रेन नहीं कर पाएंगे तो हमारी सर्विसेज क्या होती है, जो सर्विस डिलीवरी होती है वो डाइल्यूट हो सकती है, उसका जो लेवल है वो गिर सकता है। तो सर्विसेज में कन्वीनियंस पे हम कितना फोकस कर रहे हैं, कस्टमर को कितनी ज्यादा इजीली हम सर्विसेज पहुंचा रहे हैं और कितने नंबर ऑफ आउटलेट्स के थ्रू पहुंचा रहे हैं, इसका ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो डायरेक्टली भी हो सकता है या फिर फ्रेंचाइज के थ्रू करते हैं। उसके बाद जो तीसरी चीज आती है, प्राइसिंग कैसे करें। एक एग्जांपल अगर आप समझ लीजिए कि आप मान लीजिए अगर आप शहर के एक ऐसी जगह पे रहते हैं, सपोज जो कि शहर से थोड़ा दूर है, मेन सिटी से आप समझिए कि 20 किलोमीटर दूर है आपका घर, और आपने एक टीवी खरीदा है जो कि 5 साल पुराना हो गया। अब आपको कंपनी सर्विसेज नहीं देती, तो 5 साल पुराना हो गया, लेकिन आपने अपनी जहाँ से टीवी खरीदी थी उसको बोला कि आके मेरी टीवी ठीक कर दो। क्योंकि टीवी आपने बड़ी टीवी खरीदी, आप उसको लेके नहीं जा सकते, तो आपने बोला कि ठीक है आप अपना बंदा भेजो और टीवी आके ठीक कर दो। या सपोज रेफ्रिजरेटर आके ठीक कर दो। अब रेफ्रिजरेटर लेके तो नहीं जाएंगे ना, तो रेफ्रिजरेटर आके ठीक करना है। तो और जहाँ पे आपने स्टोर जिस स्टोर से लिया था वो आपके आपके घर से सपोज 10 किलोमीटर दूर है, तो बंदा वहां से 10 किलोमीटर दूर से आपके घर आता है और एक सिंपल, मान लो जो एक बोलता है कि सर ये एक पार्ट खराब हो गया है, पार्ट की कीमत सपोज 100 रुपीज होती है, ये पार्ट खराब हो गया, वो पार्ट को चेंज करता है और आपको वो ठीक करके दे देता है। या सपोज पार्ट भी ठीक नहीं, कुछ नहीं होता, बस एक वायर जल गया होता है, उसको काटता है, वो ठीक कर देता है और आपका रेफ्रिजरेटर एकदम वेल टू डू हो गया। तो यहाँ पे आप किस चीज का पैसा लेंगे, या जब अब बात आ गई कि जो बंदा आपके घर ठीक करने आ रहा है आपका रेफ्रिजरेटर, उसको पे तो करना होगा, तो उसको कितना पे करेंगे, 100 रुपीज या 25 रुपीज वायर को सिर्फ चेंज करने का, या वायर को सिर्फ काट के चिपका देने का, या फिर आने जाने का भी खर्चा देंगे, या फिर उससे रिलेटेड जो इतना उसको टाइम लगा इतना दूर आने का, उसके बाद पेट्रोल का उसका खर्चा हुआ, सिर्फ आने का ही देंगे कि वापस जाने का भी देंगे, कैसे प्राइसिंग करेंगे। तो प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। तो प्राइसेस ऑफ सर्विसेज के ऊपर मेरा एक अलग वीडियो है, आप उसको चेक करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ प्राइसेस का जो ऑब्जेक्टिव अगर आप देखते हैं कि हम सर्विसेज में प्राइसिंग कैसे करते हैं, तो देर आर 3 वेज, 3 कैटेगरीज जिसमें कि हम सर्विसेज को प्राइस करने का एक तरीका, एक ऑब्जेक्टिव ढूंढते हैं। पहला होता है रेवेन्यू ओरिएंटेड प्राइसिंग, जो कि मैन्युफैक्चरर भी करते हैं कि जितना मेरा खर्चा आया उसके ऊपर हमको जितनी इनकम चाहिए, सरप्लस इनकम जो चाहिए, उसके हिसाब से हम अपनी प्राइसिंग रख देते हैं। तो फोकस इज ऑन मैक्सिमाइजिंग द सरप्लस ऑफ इनकम ओवर द कॉस्ट। इट इज द सेम अप्रोच दैट इज यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसा कि आपको पहले बताया कि सर्विसेज में कॉस्ट डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसा आपको रेफ्रिजरेटर वाला केस में बताया कि हम 25 रुपए उससे चार्ज करेंगे, या पार्ट जो चेंज हुआ 100 रुपए का उसको चार्ज करेंगे, आने जाने या सिर्फ आने या सिर्फ जाने, या वहां पे रहने का, उतना देर आपको सर्विसेज देने का, किस चीज का चार्ज करेंगे, कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो कॉस्ट डिटर्मिनेशन डिफिकल्ट होता है प्राइसिंग में, इसलिए रेवेन्यू ओरिएंटेड प्राइसेस बहुत कम ही यूज की जाती है सर्विसेज के केस में। दूसरा होता है ऑपरेशन ओरिएंटेड प्राइसिंग। ऑपरेशन ओरिएंटेड प्राइसेस में हम मेनली डिमांड सप्लाई के साइकिल को मैच कराने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे लग रहा है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है तो हम दाम उस वक्त बढ़ा देंगे, और अगर हमारे पास डिमांड कम हो गई तो उस केस में हम प्राइसेस को कम कर देते हैं। जैसे एग्जांपल आप होटल का ले लीजिए, जब पीक टाइम होता है, जैसे कि आप शिमला मनाली अगर आप
गर्मियों में जाना चाहें, जो कि बहुत सारे मतलब भारत के बहुत सारे हिस्से के लोग गर्मियों में ही जाना चाहते हैं ठंडी जगहों पर, तो वहाँ उस समय उनका वो पीक टाइम होता है, लोग बहुत हो जाते हैं। अब रातों रात आपके लिए तो होटल नहीं बन जाएगा, तो होटल डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, और सप्लाई साइड में कम है। कहा अब रातों रात होटल नहीं बनेगा, भगवान विश्वकर्मा तो है नहीं, तो क्या करते हैं, हम होटल के प्राइसेस को बढ़ा देते हैं कि ठीक है अब आप देख लो, अगर आपको पॉकेट को सूट करता है फिर भी आना चाहते तो आओ, हमारा तो फायदा ही है। और अगर आपको सूट नहीं करता तो वेट कर लो, जब हमारा स्लो सीजन होगा, जब थोड़ा कम भीड़ होएगी और जब हमारे होटल खाली जाते हैं तब आप आइए और एंजॉय द प्लेस। तो उसके हिसाब से उस वक्त प्राइसेस को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो ये ऑपरेशन बेस्ड या ऑपरेशन ओरिएंटेड प्राइसेस आपको सर्विसेज में बहुत देखने को मिलेंगे। आप ओला में भी देखते होंगे, अगर आप यूज करते हैं तो आपको सिनेमा हॉल जा रहे हैं, आप वहां पे देखते होंगे पहले दिन बहुत ज्यादा रेट होता है, उसके बाद धीरे धीरे रेट घट जाता है। आप होटल्स में देखते हैं, आप बहुत जगह आपको ऑपरेशन ओरिएंटेड, आप फ्लाइट्स में देख लीजिए, ऑपरेशन ओरिएंटेड प्राइसेस आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। उसके बाद आता है पेट्रोनेज ओरिएंटेड प्राइसिंग। पेट्रोनेज में क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने यूजर्स की जो नंबर्स है ना उसको बढ़ाना चाहते हैं। वी वांट टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ कस्टमर यूजिंग द सर्विसेज। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम प्राइसिंग को इस तरह से डिवाइड करते हैं कि वो हर एक सेगमेंट को सूट कर सके। जैसे कि वो डिपेंड करता है एबिलिटी टू पे, मेथड ऑफ पेमेंट, किसको हम पे कर रहे हैं। ऐसे लोग जो कभी नहीं आते थे, हो सकता है प्राइसिंग की वजह से ही हमारे पास आने लगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक होटल को ले लें या फिर आप अगर रेस्टोरेंट को देखें, तो रेस्टोरेंट्स को आप देखिएगा स्टूडेंट डिस्काउंट देते हुए, या फिर सीनियर सिटीजन डिस्काउंट आपको मूवी थिएटर्स में मिलता है। तो वो क्या होता है कि जो, क्योंकि स्टूडेंट है, कम पैसे होते हैं, लिमिटेड पैसे होते हैं, उसके लिए वो खर्च करना मुश्किल है, लेकिन इच्छा है। तो वैसे केस में वो कस्टमर उनका बना रहे, उसके लिए स्टूडेंट के लिए आप हैप्पी आवर देखते होंगे, या स्पेशल डिस्काउंट फॉर स्टूडेंट्स, बिकॉज दे आर रेगुलर कस्टमर, दे कैन बिकम अ रेगुलर कस्टमर, बट उनका पॉकेट थोड़ा अलाउ नहीं करता, तो उनके लिए आप डिस्काउंट कर दो तो वो फिर आने लगते हैं। वैसे ही बसेस में आप देखते होंगे, स्टूडेंट्स के लिए पासेस बने हुए होते हैं, सीनियर सिटीजन के लिए पासेस बने हुए होते हैं, फीमेल्स के लिए पास बने हुए होते हैं। तो ये क्या होता है कि ये पैट्रोनेज बेस या पैट्रोनेज ओरिएंटेड प्राइसिंग होती है, जिसमें कि हम अपनी पहुंच बढ़ाना चाहते हैं। हम अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के केस में देखेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली जो मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग का स्कीम होता है, उस तरह से हम प्राइसिंग यहाँ पे करते हैं, ताकि हम मैक्सिमाइज कर सके अपनी पहुंच और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो दिस इज प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज। प्राइसिंग के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, हाउ विल यू प्रमोट योर सर्विस। तो प्रमोशन ऑफ सर्विसेज में आप सर्विसेज ऑब्वियसली जो आपके जो पुराने सारे जो आईएमसीज है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कमीशन कम्युनिकेशन टेक्निक्स हम यूज करते हैं, वो सारी तो सारी यूज करेंगे ही, लेकिन जब भी हम कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं, तो सेल्स प्रमोशन एक स्पा के साथ एक स्पा फ्री, तो स्पा, वो स्पा फ्री हो गया, लेकिन हाउ विल यू प्रमोट कि नहीं आपका स्पा बहुत अच्छा है। तो वहां पे ये बहुत एक चैलेंजिंग एक चीज आ जाती है प्रमोशन ऑफ सर्विसेज पर। तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंट टाइप का स्ट्रैटेजी थोड़ा यूज करना पड़ता है। तो पहली स्ट्रैटेजी तो यही होती है कि आप टैंजिबल क्यूज के ऊपर फोकस करें। टैंजिबल क्यूज का मतलब क्या होता है कि आप जो चीजें फिजिकल एविडेंस की तरह दिखा सकते हैं, जो उसमें ऐसी चीजें जो दिख रही हैं, कॉन्क्रीट है, आप उनके ऊपर फोकस करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर होटल का आप एग्जांपल लेते हैं, तो एक होटल अपने पिक्चर्स के थ्रू दिखाते हैं कि उसके बेड कवर कितने लश हैं, और वो उसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स बनाएगा, मिंट लीव्स, रेड रोज पेटल्स, ये सारा डाल करके अपने सेम होटल के सर्विसेज विल रिमेन सेम, लेकिन आप कैसे टैंजिबल की उसको दिखाते हैं, या फिर आप जो आपके जो सर्विस एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज को आप कितना अच्छे से तैयार करके रखते हैं और कितने अच्छे से वो प्रेजेंटेबल दिखते हैं। जैसे अगर आप पुराने टाइम में अगर आप थोड़ा बैक जाए, तो आपके पेरेंट्स के टाइम में या फिर थोड़ा सा मतलब 10-15 साल पहले, किंगफिशर वॉज अ क्रेज, किंगफिशर एयरलाइंस। तो किंगफिशर इंडिया में एयरलाइंस को बहुत ज्यादा प्रमोट किया उन लोगों ने, और बहुत ज्यादा एक फैशन आइकॉन की तरह बनाने का काम किया, जिसमें जो एयर होस्टेसेस होती थी वहां पे उनको इतनी इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया
कि लोग चाहते थे कि हाँ आई विल गो टू लाइक आई विल टेक दिस फ्लाइट एंड ऑल। तो टैंजिबल क्यूज को आपको थोड़ा हाईलाइट करना होगा जब भी आप सर्विसेज को प्रमोट कर रहे होते हैं। जैसे आप अगर आप डोमिनोज की बात करें तो डोमिनोज का आपको वो गाना याद रहता होगा कि पिज्जा है फ्री, 30 मिनट से ज्यादा होगा तो आपका पिज्जा फ्री। तो दैट 30 मिनट यू विल गो एंड वॉच वॉच द वॉच बेसिकली। तो यहाँ पे एक टैंजिबल क्यू आपको दिया कि ये 30 मिनट मुझे मैं काउंट कर सकता हूँ, मेरा पिज्जा और ये मुझे वापस आ जाएगा या मुझे मिल जाएगा। तो स्ट्रेस ऑन द टैंजिबल क्यूज। उसके बाद आप पर्सनल इंफॉर्मेशन सोर्सेज के ऊपर फोकस करें। सर्विसेज में टेस्टिमनी बहुत ज्यादा काम करती है। टेस्टिमनी इन द सेंस कि जिस भी, जैसे रियल लाइफ कस्टमर जिसने पहले से उस प्रोडक्ट को यूज किया हुआ है, आपके उस सर्विसेज को यूज किया हुआ है, अगर वो वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन, एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ देता है आपके सर्विसेज के लिए, तो लोग ज्यादा उसको ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं। तो सर्विसेज में स्टिमुलेट करना पड़ता है पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। उसके लिए आप ऑनलाइन टेक्निक्स, ऑनलाइन रिव्यूज का हेल्प ले सकते हैं। ऑफलाइन में भी आप अपने ज्यादा से ज्यादा अपने कस्टमर्स को से बात करके उनका फीडबैक लेकर के अपने सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं और उन्हीं को बोल सकते हैं कि वो आपके सर्विसेज को लोगों को प्रमोट करें। या फिर कोई सेलिब्रिटी या फिर ऐसा कोई जिससे कहते हैं ओपिनियन लीडर, ऐसे कोई भी ओपिनियन लीडर्स हैं जो आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं। अगर उनकी टेस्टिमनी आपके सर्विसेज को मिल जाती है तो आपके सर्विसेज को प्रमोट करना बहुत ईजी हो सकता है। उसके बाद आता है क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल इमेज। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल इमेज, एक ये स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल इमेज फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द सर्विस फैसिलिटी उससे आता है। कि जैसे अगर हम अगर ताज होटल ताज के बारे में सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस पिक्चर नजर में आती है। वहां पे कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं होगा कि जिसका मतलब अगर कैप लगाना है तो कैप गिरा जा रहा है, अगर साड़ी पहननी है तो ऐसे तैसे कैसे भी पहन के चले आए बस। तो कोई भी चीज, इवन कोई भी जो भी उससे रिलेट करता हो, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से रिलेट करता हो, वो सब कोई अपीयरेंस वाइज या फिर बोलने के हिसाब से या कैसे वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, इन सब से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल इमेज बनती है। फिजिकल इन्वायरमेंट जहाँ पे आप सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं, मतलब जिसको हम सर्विस केप कहते हैं। सर्विस के जैसे रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में हम खाना सर्व करते हैं, लेकिन आसपास का जो एम्बियंस है, कैसे लोग एंटर करते हैं, कहाँ बैठते हैं, आपने डेकोरेशन कैसा किया, आपने वॉल्स का कलर कैसा दिया, आप किस तरह के पिक्चर्स यूज करते हैं वॉल के ऊपर, ये सब कुछ सर्विसकेप का हिस्सा है। एक फिजिकल एनवायरनमेंट, एक एम्बियंस, वो जगह, लाइटिंग्स आप कैसे यूज कर रहे हैं, इन सब से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल इमेज बनता है। और ये इमेज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो आप इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो व्हेन यू आर प्रमोटिंग ऑल दिस सर्विसेज, आपको ये ध्यान रखना है कि यू शुड क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल इमेज। नेक्स्ट इज इंगेजिंग इन पोस्ट परचेज कम्युनिकेशन। जब भी आप पोस्ट परचेज कम्युनिकेशन, आपका जो कस्टमर है जिसने आपके सर्विसेज को लिया, आप उससे बात जरूर करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है प्रमोटिंग सर्विसेज का। पोस्ट परचेज कम्युनिकेशन refers to the follow-up activity that service firm might engage in after customer transaction। जब भी आपके कस्टमर ने आपके पास कोई कस्टमर ट्रांजेक्शन किया है, उसके बाद आप उनसे फॉलो अप लीजिए। ये उससे उनको खुशी भी होती है, उसके साथ साथ वो उनको लगता है कि यस यू आर केयरिंग अबाउट देम। और आज के टाइम में कोई भी किसी के लिए केयर करे, ये बहुत ही थोड़ा रेयर बात है। तो उसमें अगर कोई फर्म अगर आपके लिए केयर कर रहा है तो ये बहुत ज्यादा खुशी की बात होती है। तो दिस इज प्रमोटिंग सर्विसेज। तो अभी तक जितनी थी ये सारी जो 4 P's थी, ये पहले प्रोडक्ट में भी अवेलेबल थी। अब हम लोग जो बात करेंगे ये स्पेशली सर्विसेज के लिए जो एडिशनल 3 P's होते हैं। तो उसमें सबसे पहला होता है फिजिकल एविडेंस ऑफ द सर्विस। फिजिकल एविडेंस क्या कहते हैं, कानून को प्रूफ चाहिए, कानून को गवाह चाहिए, कानून को हर चीज का प्रूफ चाहिए, तो वैसे सर्विसेज को भी प्रूफ चाहिए। और सर्विसेज को प्रूफ क्या चाहिए, सर्विसेज को प्रूफ मतलब फिजिकल एविडेंस। डॉक्टर को आप डॉक्टर तब तक नहीं मानते जब तक उसने एप्रन नहीं पहना हो और स्टेथोस्कोप नहीं लगाया हो। एक वकील को हम वकील मानते हैं जब वो काला कोट पहना होता है, ठीक है। और एक रेस्टोरेंट के वेटर को हम रेस्टोरेंट तब मानते हैं जो वो हाथ में प्लेट एकदम स्टाइल से प्लेट लेके चल रहा होता है, तब हम समझ जाते हैं अच्छा ये वेटर है। तो फिजिकल एविडेंस बहुत हद तक
सर्विसेज को डिपिक्ट करने में, सर्विसेज को डिफरेंशिएट कराने में हेल्प करती है। एंड कोई बंदा आपके यहाँ पे अमेजोन से आया है या कोई जोमेटो से आया है, ये पता तभी चलता है जब आप उसकी टी शर्ट देखते हैं। तो जोमेटो या फिर अमेजोन वाले लोग सर्विसेज ही प्रोवाइड करें, दे आर जस्ट लाइक कुरियर बॉयज, लेकिन फिर भी उनके टी शर्ट से आप आइडेंटिफाई कर लेते कि अच्छा ये जोमेटो से आया है, ये अमेजोन से आया है। अब उस ये जोमेटो वाले ने या अमेजोन वाले ने अगर कुछ भी गड़बड़ करी तो पूरा का पूरा इमेज किसका जाएगा, अमेजोन का या जोमेटो का। तो ये फिजिकल एविडेंसेस काफी मायने रखते हैं सर्विसेज में। और द environment in which the service is delivered, where the firm and the customer interact, as well as the tangible components that facilitate performance or communication of the service, is called physical evidence of the service. आपको डॉक्टर एप्रॉन पहना है, प्रिस्क्रिप्शन उसने एक पेपर पे कुछ प्रिंट हुआ है, डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, उनका लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है, प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया उसने, तब हाँ ठीक है, ये उनका कम्युनिकेशन है कि ही इज अ डॉक्टर, जो कि ये पूरे उनके जो मतलब आप जो सर्विसेज ले रहे हैं इसको फैसिलिटेट कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो पेपर आपके हाथ में आया ना, वो एक टेंजिबल कंपोनेंट है और उससे आपको लगता है कि नहीं मुझे सर्विसेज मिली। तो ऐसा कुछ भी फिजिकल थिंग जो सर्विसेज को फैसिलिटेट करे, वो सभी फिजिकल एविडेंस होते हैं। जैसे अगर आप ताज होटल गए, ठीक है, कोई किसी कॉन्फ्रेंस में गए हैं, तो लोगों को बताने के लिए क्या करते हैं, वहां पे होटल में गए, कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हैं, आपको वहां पे जो मिलने वाला लेटर है उस पे ताज का प्रिंट किया हुआ होगा। या आप बहुत बार बहुत लोगों को आप देखते होंगे किसी होटल में गए, वहां से सामान जो मिला उसको लेके आ गए, तो पेन पे पेपर पे कंपनी से अपने नाम लिखे हुए होते हैं, वो उसको लेके चले आए। तो वो जो फिजिकल एविडेंस, मतलब ये पता चलता है कि अच्छा आई हैव बीन टू ताज एंड ये मुझे पेन वहीं से मिला है। तो लेटर हेड, ब्रोशर्स, बिजनेस कार्ड, रिपोर्ट, साइनेज, इक्विपमेंट, वेब पेजेस, ये सब फिजिकल एविडेंसेस का काम करती हैं। जो पिक्चर्स, एक्सपर्ट जो पिक्चर्स अपने वेबसाइट पे लगाते हैं, ऑल दिस वर्क एज अ फिजिकल एविडेंस ऑफ द सर्विस। तो सर्विसेज में फिजिकल एविडेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और इसके बिना आप कह सकते हैं कि सर्विसेज मतलब कंप्लीट नहीं हो सकता। उसके बाद जो सिक्स्थ चीज आती है जो सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, या ये समझ लीजिए यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो होते हैं पीपल। पीपल, हाउ पीपल अफेक्ट द सर्विस। क्योंकि सर्विसेज देने वाला ह्यूमन, सर्विसेज लेने वाला ह्यूमन, तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होता है। तो जब ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन है, मतलब वो एम्प्लॉय भी हो सकता है, वो कस्टमर हो सकता है, वो वेंडर हो सकता है, वो नॉर्मल सर्विस डिलीवरी बॉय हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ऑल ह्यूमन एक्टर्स हु प्ले अ पार्ट इन सर्विस डिलीवरी and thus influence the buyer's perception, namely the firm personnel, the customers, and other customers in service environment are called people in service. वो सारे लोग जो कि किसी ना किसी तरह से सर्विसेज के डिलीवरी को इफेक्ट कर सकते हैं, वो सारे के सारे लोग आप पीपल, आप सर्विसेज में वो पीपल का एक हिस्सा है। जैसे अगर आप डोमिनोज गए, बहुत अच्छे लोग हैं, लाइन से लग रहे हैं, अपने ऑर्डर दे रहे हैं वहां पे, वहां जो काउंटर पे बंदा है, वो उसका मूड बहुत खराब है, वो बहुत रूड है यार, ये उसने डांट पड़ी है उसको, बहुत रूडली लोगों के साथ बिहेव कर रहा है। तो आपका जैसे टर्न आया, आपने बात करी, आपने कुछ पूछा, 2 क्वेश्चन पूछा, उसके बाद वो इरिटेट हो गया, ठीक है, तो इसके बाद फिर आपकी भी बहस हो गई उससे। तो नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट गो टू दैट डोमिनो स्टोर, क्योंकि आपको आपके मन में हो गया कि नहीं ये यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ के लोग अच्छे नहीं, ठीक है। तो डोमिनोज पिज्जा तो बेचारा वही रह गया, लेकिन क्योंकि जो काउंटर पे बंदा था उसका जो व्यवहार था, बिहेवियर था, वो अच्छा नहीं था, इस वजह से आप नहीं गए। उसी तरह से आप उसी डोमिनोज की लाइन को कंसिडर करें, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से अपने ऑर्डर्स लिखवाते हैं, वेट करते हैं और आ जाते हैं, उसी में कोई ऐसा कस्टमर भी होता है जो एकदम इरिटेटेड होकर चलाता है, इतना देर पहले मैंने ऑर्डर दे रखा अभी तक कुछ भी नहीं आया है, कितने देर में वेट करूं। तो ऐसे भी लोग मिलते हैं। तो कस्टमर्स भी होते हैं जो सर्विस डिलीवरी को इफेक्ट कर सकते हैं। तो पीपल एंड सर्विस इफेक्ट द बिजनेस। एंड लास्ट इज द सर्विस प्रोसेस। हम सर्विसेज को प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, मतलब सर्विस को डिलीवर कैसे कर रहे हैं। अभी तक में तो हम सब बात कर रहे हैं कि सर्विस डिलीवरी को इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन सर्विस डिलीवरी होती कैसे है? The procedures, the mechanism, and the flow of activity by which service is delivered, consumed, or co-created in the service delivery and operating system is called services process. And this service process can be placed into 4 categories.
कोई भी मैकेनिज्म, कोई भी प्रोसीजर जिससे कि हम सर्विसेज को एम्प्लॉय से कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, या कस्टमर का कोई भी डिमांड हम एम्प्लॉयज तक पहुंचाते हैं, या फिर सर्विसेज को क्रिएट करते हैं, उन सब को हम सर्विस प्रोसेस कहते हैं। तो सर्विस प्रोसेस को 4 तरह की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है पीपल प्रोसेसिंग। पीपल प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस व्हेन द सर्विस इज डायरेक्टेड एट द कस्टमर। जब हम डायरेक्टली सर्विसेज को कस्टमर को दे रहे हैं तो उसको हम पीपल प्रोसेसिंग कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल हो गए ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, टीचिंग, ये सब कुछ आपका पीपल प्रोसेसिंग में आ गया। उसके बाद जो दूसरा है वो है पोजेशन प्रोसेसिंग। पोजेशन प्रोसेसिंग occurs when the service is directed at customers physical possession। किसी कस्टमर के फिजिकल पोजेशन को अगर हम कोई सर्विस दे रहे हैं तो उसको हम पोजेशन प्रोसेसिंग कहेंगे। जैसे अगर हम लॉन केयर कर रहे हैं, ड्राई क्लीनिंग कर रहे हैं, या उनके पेट का ध्यान रख रहे हैं, तो इसको हम पोजेशन प्रोसेसिंग कहते हैं। तीसरा होता है मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग। अगर ह्यूमन बीइंग के मेंटल स्टिमुलस के ऊपर हम कुछ काम कर रहे हैं, रेफर्स टू पीपल माइंड, डायरेक्टली सर्विसिंग द पीपल्स माइंड, तो उसको हम कहते हैं मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग। जैसे कि थिएटर, आप कोई मूवी चल रहा है या थिएटर है, या फिर हम एजुकेशन का कुछ दिखा रहे हैं, आप कुछ मूवी क्लिप्स देख रहे हैं, आप योगा सीख रहे हैं, दीज ऑल क्रिएट मेंटल स्टिमुलस, तो इसको हम मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग कहते हैं। और जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को उसमें इन्वॉल्व करते हैं तो इसको हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहते हैं। डिस्क्राइब सर्विसेज दैट यूज टेक्नोलॉजी और ब्रेन पावर डायरेक्टेड एट द कस्टमर्स एसेट्स। कस्टमर के एसेट्स के को सर्विस करने के लिए किसी भी टेक्नोलॉजी या फिर ब्रेन पावर का इस्तेमाल हो तो उसको हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहेंगे। जैसे कि हम कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हो, इंश्योरेंस दे रहे हो, इस तरह के कोई भी सर्विसेज अगर हम दे रहे हैं तो उसको हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट 7 P's of marketing mix, or marketing mix of services are different from product. So thank you very much. Thank you for listening, and do connect with all for all the other videos of service marketing. Thank you very much.